गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। ऑटोकैड अभी तक हम लोग क्या करते थे कि कुछ भी ड्राइंग्स बनाते थे, कुछ पेपर में ड्राइंग्स बनाते थे। पेपर में ड्राइंग बनाने का मतलब क्या है कि हमको पेपर दे दिया जाता था, एक पंच पेपर, एक पेंसिल, देन हम उस पर ड्राइंग्स को ड्रॉ करते थे। बट जैसे जैसे हम लोग इन्हांस करते गए वैसे वैसे हम लोग की एजुकेशन भी इन्हांस करती गई। अब उस इन्हांसिंग के थ्रू क्या है कि अब आपको जो वर्कआउट करना है, एक सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, वो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड आपका कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर है जिसमें अभी आपको क्या है, जैसे हम लोग कुछ ड्राइंग्स जो पेपर और पंचेस पे बनाते थे, 2D ड्राइंग्स को हम बनाते थे, 2D ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स, ये सारी ड्राइंग्स जो हम बनाते हैं वो पहले हम लोग शीट पे बनाते थे। अब वो शीट्स को हटा के हम क्या करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम की, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी एजुकेशनल फील्ड एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास टाइम भी कम होता जा रहा है। उस टाइम को एक कंज्यूम करने के लिए कि उस टाइम को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें और किस तरीके से हम उस चीज़ को जल्दी प्रोसेस कर सकें, सो उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है। उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड में आप कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे हम लोग शीट्स पे बनाते थे, प्लान, टॉप व्यू, साइड व्यूज, 2D ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ये सारे प्रोजेक्शंस हम लोग जो बनाते थे, अब वो हम लोग किस पे बनाएंगे, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे। और वो जिस सॉफ्टवेयर पे बनते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड। ऑटोकैड आपका बेसिकली ऑटोकैड, पहले तो हम ये जान जाएं कि ऑटोकैड होता क्या है। ऑटोकैड जानने के लिए हमको उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी रहता है। इंट्रोडक्शन के लिए हम जब तक आपको बताएंगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा। सो ऑटोकैड इज अ 2D ड्राइंग सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स बोथ 2D एंड 3D फॉर्मेट्स। 2D ड्राइंग्स, पहली बात तो 2D ड्राइंग्स होती क्या है। 2D ड्राइंग्स आपकी वो ड्राइंग्स होती हैं जो आपको सिर्फ लेंथ और विड्थ में शो कराती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं शेप्स की। जैसे कुछ इस तरीके से हमने कुछ बनाया, ठीक, क्या है, हम लोग रेक्टेंगल जानते हैं, शेप क्या क्या होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपका सर्कल हो गया, ट्रेपोजॉइड्स हो गया, ये सारे क्या है, एक 2D फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप्स हैं जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, यानी उसको हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या करते थे पेपर्स में, अगर हमको कभी भी कुछ भी बनाना है, जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ हम बात करके चलें कि अगर हमको एक पेपर पे एक ड्राइंग बनानी है, एक पेपर पे हमें बोट बनाना है, तो बोट बनाने के लिए हमें क्या, हम लोग ने छोटे में सबने बोट बनाई होगी, सबने बनाई है बोट। अब उस बोट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 2D पेपर चाहिए जो रेक्टेंगल शेप में हो या स्क्वायर शेप में हो। देन उसको हम अलग अलग फोल्ड्स को देके देन उसको हम एक शेप में तैयार करते हैं, वो आपका तुरंत शेप तैयार होता है, वो बोट का शेप। वो बोट जो है वो आपकी 3D ड्राइंग है, और जो आपका जिस पेपर पे आपने बनाया है वो है आपका 2D ड्राइंग, ठीक। ऑटोकैड इज अ 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। इसमें हम कोई भी 2D या 3D ड्राइंग्स को बना सकते हैं। देन ये सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हुआ था दिसंबर 1982 में। एक यूएस बेस्ड कंपनी है ऑटोडेस्क जिसने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था, वो है आपकी ऑटोडेस्क कंपनी है, यूएस की कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ शीट्स पे वर्क करते थे। अब वो शीट पे जब हम लोग वर्क करते थे तो उस शीट पे जब हम लोग की वर्किंग होती थी उसमें क्या होता था, टाइम बहुत ज़्यादा लग के जाता था। इसके लिए हम लोग को धीरे धीरे एक सॉफ्टवेयर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जो वो टेक्नोलॉजी हम लोग को ये डिफाइन कर सके कि हम उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्क करें और वर्क को किस तरीके से हम जल्दी कर सके, कैसे काम उसमें ईजिली होके जाए। क्योंकि अगर हम 2D को अगर हम शीट पे वर्क करते हैं तो एक ही ड्राइंग को बनाने के लिए हमको ज़्यादा टाइम लगता है। उस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हुआ था जो आपका कहलाया है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कहलाया है, ठीक। देन ऑटोकैड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में क्या है, ड्राफ्टिंग वो चीज़ होती है जो हम किसी भी चीज़ को ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग वर्ड की बात करेंगे। ये क्या है आपका ड्राफ्टिंग, ये है ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात क्या करनी है, हम 2D 3D ड्राइंग्स की बाद में बात करेंगे। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये ड्राफ्टिंग वर्ड और डिजाइनिंग वर्ड का मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग, ठीक। हम बात कर रहे हैं ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग होता क्या है, ड्राफ्टिंग वो चीज़ें जिसको हम एक आइडिया के लिए बनाते हैं। जैसे हम बात करें, आप लोग कहीं पे भी जाइए,
कोई भी ड्राइंग आप बना रहे हैं, कुछ भी आपने बनाया है, जैसे लोगोज बन के जा रहे हैं, या हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्राफ्ट वर्क करते थे। सो क्राफ्ट में क्या होता था, हम लोग टीचर हमें क्राफ्ट वर्क देती थी, अब उस क्राफ्ट वर्क को हम लोग क्या करते थे, पेपर पे ड्रॉ कर लेते थे, देन उसके बाद हम लोग उसको कटिंग करके हर जगह चिपकाते थे, स्टिक करा, या उसको अलग अलग शेप में देना है तो उसको अलग शेप में दिया। सो दैट पार्ट कि अगर हम कोई भी चीज़ किसी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो हम फ्लावर को ड्रॉ करें या कुछ भी ड्रॉ करें, ठीक, वो जो ड्राइंग होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, ड्राइंग इन अ पेपर, इन अ पेपर, ठीक, एक पेपर पे कोई चीज ड्राइंग करना टू अंडरस्टैंड, उस चीज को समझने के लिए कि हम जो बना रहे हैं वो क्या बनाने जा रहे हैं। माना अगर हमको एक पेपर कटिंग के थ्रू एक फ्लावर्स का या बंच बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो अगर हमको उसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम या तो हमको बाहर से, अभी तो रेडीमेड भी जो कटिंग आप करा रहे हो, चाहे पेपर पे कराओ, चाहे क्लॉथ पे कराओ, चाहे आप किसी भी चीज को ले सकते हो, वुडन भी ले सकते हैं, कि अगर हमको एक टेबल भी बनाना है तो लकड़ी जो हमारे पास आ रही है वो लकड़ी क्या है, वो तो एक लॉग के थ्रू आ रही है ना, यानी एक लॉग है, एक पेड़ से कटा, तो इसको, जिसको आप लॉग बोलते हो, जिसको आप लट्ठा बोलते हो, सो वो आ रहा है ना आपका। तो आपको उसको अलग अलग शेप देने के लिए क्या है, हमको एक मैनुअल डिज़ाइन चाहिए, तो हम एक पेपर पे उस चीज़ को जो ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो वो जो समझने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका कहलाता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग यानी किसी भी चीज़ को पेपर में ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करके उसको समझना कि ये चीज़ हम बनाने क्या जा रहे हैं और किस तरीके से बनाना है। हर चीज़ का अलग डायमेंशन होता है। अगर आप चेयर बना रहे हैं तो चेयर बनाने का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हमने चेयर लिख दिया और चेयर बन गई, नहीं, चेयर बनाने के लिए हमको अलग अलग पार्ट उसके बनाने पड़ते हैं। अलग अलग पार्ट का मतलब क्या है कि हमको पहले उसका टॉप व्यू बनाना पड़ता है, फिर साइड व्यू बनाना पड़ता है, सारे व्यूज को बनाना पड़ता है। अब जब उस चीज़ को हम बनाएंगे, और बनाने के लिए हमारे पास सबसे ईजी मोड क्या है, पेपर पेंसिल, ठीक, हम एक शीट पे बना रहे हैं कोई चीज़, आप किसी भी चीज़ पे आप बना रहे हो, देन आप उसको बनाने के बाद देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ को एक पेपर पे डिफाइन करना कि हमें उसे किस शेप में लाना है या किस डिज़ाइन में लाना, दैट इज बेसिकली नोन एज ड्राफ्टिंग, ठीक। ड्राफ्टिंग के साथ एक अनदर वर्ड यूज होके जा रहा है, डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग में क्या आ रहा है आपका कि डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग हो गई आपकी, अब आ रही है हमारे पास डिजाइन, ठीक। डिजाइन क्या है आपका, डिजाइन वो पार्ट है जो हमने ड्राफ्ट किया है। यानी अगर हमने एक फ्लावर को कटिंग के लिए बनाने के लिए, एक बंच बनाने के लिए, एक फ्लावर पॉट का एक गुलदस्ता कुछ बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको पेपर फ्लावर्स हमें उस पर लगाने हैं, तो उन पेपर फ्लावर्स को लगाने के लिए क्या किया, हमने एक शेप को बना लिया। अब वो शेप बनाने के बाद देन हम उसको क्या कर रहे हैं, उसी शेप में, जैसे हमने पेंसिल से बनाया है, कुछ हमने इस तरीके से पेंसिल से बना दिया, एक कुछ इसी तरीके से हमने बनाया, ये क्या है आपकी ड्राफ्टिंग, ठीक, ये आपका ड्राफ्ट कर लिया। अब एक पेपर पे हमने बनाया है, मान लिया हमने ये एक पेपर है, इस पेपर पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब पेपर पे ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, अब इसकी हमें ये ड्राफ्टिंग है, अब इसको डिजाइन में कन्वर्ट करना है, यानी डिजाइनिंग में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली खाली हम क्या कर देंगे, एक फ्लावर जब हम पेपर से कट कर देंगे इसको, तो कुछ इस तरीके से आपका ये फ्लावर कट होके आ जाएगा, ठीक। अब ये क्या है, ये आपका ड्राफ्टिंग है, क्योंकि आपने इसको पेपर में बनाया है। आफ्टर द कट, यानी उसको जब हमने पीस उस फ्लावर की सराउंडिंग्स को कट करके एक शेप बना दिया, वो आपकी क्या कहलाई, डिजाइनिंग कहलाई। अब आप क्या है, सो बेसिकली क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, एक पेपर पे या किसी भी चीज पे हमको उस चीज का एक डायमेंशंस के थ्रू उस चीज को ड्रॉ कर लेना। डिजाइनिंग क्या है, उसको कट करके उसी एग्जैक्ट जो चीज हम चाह रहे हैं उसको उसमें कन्वर्ट करना, यानी उस ड्राइंग को आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज डिजाइनिंग, ठीक। तो ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग आपकी क्या हो गई, ड्राफ्टिंग जो पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, और जो डिजाइन हम उसको पूरा प्रोसीड करके, यानी पूरा एक एग्जीक्यूट करा के हम निकाल के दे रहे हैं। सो बेसिकली ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग में ये अंतर होता है। ड्राफ्टिंग इज टू मेक अंडरस्टैंड द ड्राइंग एंड डिजाइन इज टू एग्जीक्यूट द ड्राइंग, आप इस ड्राइंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो आपका डिजाइनिंग पार्ट आता है। तो ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग में बेसिकली आपका ये डिफरेंस है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें
ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग हमारी जब हो गई तो हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज कौन कौन करता है? अभी हमने सिर्फ ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग को यूज किया, ठीक, वर्ड को समझा है कि क्या है क्या नहीं है। अब ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग क्या होता है हमने ये जान लिया, लेकिन ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग बेसिकली यूज कहाँ होके जाता है, कौन सबसे ज्यादा यूज करता है, इस टर्म्स को यूज कौन करता है? और ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग इजी, हम लोग तो डे टू डे लाइफ में भी ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग करते हैं, किसी भी चीज को ड्राफ्ट करते हैं, किसी भी चीज का प्लान बनाते हैं। आपको कहीं जाना है तो भी आप उसका प्लान आउट बनाते हो कि हाँ अभी इस टाइम मुझे इस तरीके ऐसे ऐसे करके जाना है और यहाँ पे जाना है वहाँ पे। इवन आप एक पार्टी के लिए भी जा रहे हैं तो भी आप यही ड्राफ्ट करते हो, एक प्लान बनाते हो कि हमें क्या क्या करना है, ठीक। डिजाइन क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है। बट जो पर्टिकुलरली टेक्निकल टर्म है ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग, वो वर्ड यूज कहाँ होके जाता है? वो वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है आर्किटेक्ट्स के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ एंड इंजीनियर्स के साथ। आर्किटेक्ट को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी भी, आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? जो आपके घर के प्लान्स को बनाते हैं। ये आपका हाउस का कंस्ट्रक्शन का या बिल्डिंग्स का कोई भी कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, वो कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं, ठीक। प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो होते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराना होता है, चाहे वो आर्किटेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट, आर्किटेक्चर्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो या इंजीनियर से रिलेटेड, यानी सिविल इंजीनियर्स आपके जितने भी होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उनका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उस प्रोजेक्ट पे किस तरीके से वर्क होकर जाएगा, कितने टाइम में कौन सा वर्क खत्म होगा, कितने टाइम में कौन सा नेक्स्ट वर्क एग्जीक्यूट होकर जाएगा, वो सारा वर्क कौन देखता है? आपका प्रोजेक्ट मैनेजर्स देखते हैं। इंजीनियर्स आपके जो सारी ड्राइंग्स को आपको एक टेक्निकल टर्म्स के थ्रू या टेक्निकलिटी के थ्रू आपको डिफाइन कराते हैं कि नहीं, इस चीज को अगर हमने यहाँ से हटा के उधर रखा तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। हम एक चेयर को उठा के अगर वहाँ डोर के पास रख दें, तो डोर के पास रखने से क्या होगा? हमको तो ये समझना पड़ेगा ना कि वहां पे रखा है तो क्या क्या चीजें होंगी। तो वो टेक्निकलिटीज को समझना, उन टेक्निकलिटीज को सॉर्ट आउट करना कि एक हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो हमको ये पता होना, मालूम होना चाहिए, या उन्हीं को ये पता है कि अगर हम ये सर्किट को इस सर्किट से जोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका क्या रिपरकशन होगा, यानी क्या उसका रिजल्ट निकल गया। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, क्राइसिस आ जाए। तो उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के का बेसिकली वर्क किसका है? इंजीनियर्स का। इंजीनियर्स आपके जितने भी होंगे, चाहे वो सिविल इंजीनियर्स हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, चाहे वो आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, केमिकल इंजीनियर्स हो, वो सारा पार्ट ये कवर अप करके जाते हैं। सो बेसिकली ये तीन लोग ऐसे हैं, तीन फील्ड्स ऐसी हैं जहां पे ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होके जाता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट करने के बाद उसको डिजाइन करना, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन दोनों एक ही पार्ट आ जाता है। क्योंकि डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन पार्ट इसलिए एक आता है कि आप जो डिजाइन कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमने कुछ भी डिजाइन कर दिया। हम कहने को तो हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एक रियल टाइम में, एक रियल जब वर्ल्ड में वो चीज आके जाएगी, उसका एग्जीक्यूशन कैसा होके जाएगा। सो वो बेसिकली ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग टेक्निकल वर्ड है। वो टेक्निकलिटीज के साथ आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और इंजीनियर सबसे ज्यादा यूज करते हैं और सबसे ज्यादा वो इस पे वर्कआउट करते हैं। अगर ये चीजें आपकी वर्कआउट होके एकदम क्लियर होती हैं, देन आप जब आगे वर्कआउट करते हैं, यानी उसको एक रियल फील्ड पे आके जब उसको वर्क किया जाता है, यानी आप एक जब एक्चुअल में वर्क करते हैं तो उस वर्क का क्या असर होके जाएगा, क्या उसका रिजल्ट निकल के जाएगा। आपने देखा होगा ना, मेट्रो बनी है, हमारे लखनऊ में भी मेट्रो है, या आप कहीं पे भी जाइए सब जगह मेट्रो का सब कुछ चल रहा है। सो बेसिकली मेट्रो को बनाने के लिए क्या है कि अब उसके लिए तो हमने, ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट प्लान आउट हो गया सारी चीजें, उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व होके जाएं। आपको पता है उसमें इतने लोग इन्वॉल्व होके गए हैं कि आप उसमें ये आर्किटेक्ट्स भी, एक हम मान के चलते हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, ठीक। इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में क्या आ रहा है आपका? मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में आपके आर्किटेक्ट्स भी आए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी आए, इंजीनियर्स भी आए, ठीक। हमें प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आर्किटेक्ट की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि उन्होंने उस चीज का जो
ट्रैक जो आपके रेलवे जो मेट्रो के स्टेशंस बन के गए, उन स्टेशंस में क्या नॉब्स होने चाहिए, कि एक लॉबी बनी हुई है तो उस लॉबी का नॉब क्या होके जाएगा, कि वहाँ पे कितने लोगों का मैक्सिमम एक टाइम पे मूवमेंट होके जाएगा, क्या मिनिमम टाइम पे मूवमेंट होके जाएगा। उस चीज़ को देखते हुए सारी चीज़ों की प्लानिंग करी कि हाउ टू यूज बाय द पीपल। ठीक, इसलिए हमें आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ी। प्रोजेक्ट मैनेजर्स की क्या क्यों जरूरत पड़ी? टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। ठीक, एक टाइम स्लॉट में कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होके जाए, उसका काम किया प्रोजेक्ट मैनेजर ने। ठीक, इंजीनियर्स ने, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, कैसे ट्रैक्स होके जाएंगे, ट्रैक्स कैसे होके जाएंगे, कहाँ पे क्या किस तरीके से वायर्स होके जाएंगे, ये सारी चीजों का डिसीजन किसका था? इंजीनियर्स का था। तो एक चीज को बनाने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ी? आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर्स। एक आर्किटेक्ट नहीं रहा होगा, इसमें कई आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, उनकी पूरी टीम इन्वॉल्व होगी, देन उन्होंने वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई जगहों पे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, एक साथ एक जगह पे तो चल नहीं रहा था, पूरे सब जगहों पे चल रहा था, तो एक साथ कैसे उसको वर्कआउट किया जाए वो सारा प्रोजेक्ट मैनेजर का एक वर्क था। इंजीनियर्स, कहाँ पे कैसा ट्रैक लग के जाएगा, कैसी बीम होके जाएगी, कहाँ पे कौन सा वायर लग के जाएगा, वो जो आपके जो मेट्रोस के जो जितने भी आपकी कैप्सूल्स या जितने भी आपके कंपार्टमेंट्स हैं, उन कंपार्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सा पार्ट किस तरीके से यूज होके जाएगा, और अगर उसमें एट रियल टाइम रनिंग टाइम पे कोई दिक्कत आ जाए तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, सॉर्ट आउट करने के लिए कैसे हमारा टेक्निकल टीम वर्कआउट करेगी, उस टेक्निकल टीम के थ्रू एक सिस्टम के थ्रू कैसे हम उसको मैनेज करें, वो सारी चीज़ें आपके इंजीनियर्स के थ्रू वर्क होके गई। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को आप ड्राफ्ट और डिज़ाइन कर रहे हैं, उस ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग में हमें एक की ज़रूरत नहीं, हमें कई की ज़रूरत पड़ती। एक चाहे हम छोटा प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं, इसलिए उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो अगर हम इस चीज़ों को, ऑटोकैड की बेसिकली ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास एक चीज़ को बनाने के लिए हमें इतने पर्सन्स की ज़रूरत पड़ रही है। यानी एक आर्किटेक्ट, एक हमने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की बात करी तो एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ी हमें, एक टीम आर्किटेक्ट्स की चाहिए थी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की टीम चाहिए थी और इंजीनियर्स की टीम चाहिए थी। अगर हम इस ड्राइंग को मैनुअली ड्रॉ करते, अगर मैनुअली हम इस चीज़ को प्लान आउट करते, ड्राफ्ट करते कि हमारे जो मेट्रो बनेगी, मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है हमारा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को हमें बनाने के लिए क्या करना है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ से ट्रैक्स जाएंगे, उन ट्रैक्स को हम किस तरीके से, कहाँ से टर्न होके जाएगा, कहाँ क्या पाइपलाइन जा रही है, कहाँ पे हमारा सीवेज का जा रहा है, तो सारी अंडरग्राउंड अगर जा रहा है, या हमको ये क्योंकि हमें जितना भी एक हैवी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमको सारी जगहों पे हर चीज़ को स्टडी करना था। उस स्टडी के को करने, हमें स्टडी भी करना है, हमें इसको ड्राफ्ट भी करना है कि कैसे बनाएंगे क्या चीज़। अगर हम लोग इस चीज़ को शीट पे ड्राफ्ट करते तो हमें कितना टाइम लग के जाता। बाकी सारा वर्क तो हमारा मैनुअल वर्क है। किसी भी चीज़ की केस स्टडी करना, केस स्टडी करने के लिए उसको पहले पता होना चाहिए। अब उसको पता करने के लिए हम जब उसको पता कर रहे हैं और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हमको 4-5 साल लग जाएं, 3-4 महीने लग जाएं, जैसा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से, तो अगर हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मैन पावर भी फिर ज़्यादा करनी चाहिए होगी ना। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं और अगर हमको तो उसकी मैन पावर भी फिर ज़्यादा चाहिए कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म को बना रहे तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हमें 10 लोगों की ज़रूरत होती। एक प्लेटफॉर्म में मैन पावर को जो कंज्यूम करना है, जो यूज़ करना है, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यूज़ होके जाए। उसके लिए अगर हम एक सॉफ्टवेयर की या एक टेक्नोलॉजी की मदद ले लेते हैं तो हमारा काम जो ना थोड़ा इजी वे में हो जाता है। इजी होने के साथ साथ हमारे लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। मैन पावर जो है ना, हमारी एक चीज़ को बनाने के लिए हमें जो 10 दिन लग रहे थे, वो हो सकता है हमारा एक चीज़ वो 5 दिन में बन जाए, हो सकता है वो 6 दिन में बने, हो सकता है वो 2 दिन में भी बन जाए। तो वो चीज़ को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करें, तो उस सॉर्ट आउटिंग का जो एक मैन पावर को चैनलाइज करना,
उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर को यूज किया, ऑटोकैड। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है आपका बेसिकली सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होके जाता है, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स के थ्रू यूज होता है, ताकि आप उस ड्राइंग को समझ सकें, इजीली समझ सकें, क्लियर हो सके, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक, अब इन सब चीजों को यूज करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ऑटोकैड इज यूज्ड टू मेक टॉप व्यू एलिवेशंस एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। ठीक, अब हम इसमें कौन कौन से व्यूज बना सकते हैं, एक चीज को हम कितने तरीके से देख सकते हैं। तरीका मतलब आप एक बॉटल लेते हैं, एक बॉक्स ले रहे हैं, आप जैसे हम बात करें इस मोबाइल को, तो इस मोबाइल को अगर हम जैसे देख रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर से नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे तो आपको साइड से नजर आ रहा होगा। कोई आपकी लेफ्ट साइड पे बैठ के जाए तो उसको ये व्यू इधर पे क्लियर नजर आएगा। सो ये जो डिफरेंट एंगल से जो चीजें आप देख रहे हैं ना, वो क्या है, इसके व्यूज कहलाते हैं, मतलब देखने का तरीका। आप किसी भी चीज को जिस एंगल से देखिए, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, अगर हम सनसेट को देखते हैं, आप जिस डायरेक्शन से खड़े होकर देख रहे हैं, जिस एंगल पे खड़े होकर देख रहे हैं, उसकी रेज आपको वैसे ही आती नजर आएंगी। मतलब अगर आप डायरेक्टली वेस्ट की तरफ देख रहे हो तो आपको वो सनसेट बिल्कुल अच्छा सा, या उसकी रेज आपको प्रॉपर दिखाई देंगी। जब आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या साउथ की तरफ जा रहे हो, सो उसके अकॉर्डिंगली आप जब देखते हो तो उसकी रेज जो होती है वो अलग अलग डायरेक्शंस के थ्रू अलग अलग पैटर्न पे आती हैं। अब उस चीज को समझने के लिए कि हम उसको अलग अलग पॉइंट से, यानी हम जहां पे भी खड़े हैं, वो जो आपका विजन पॉइंट है, जिस पॉइंट पे खड़े होके आप चीजों को देखते हैं, उसको बोलते हैं विजन पॉइंट बोलते हैं। अब वो विजन पॉइंट जहां पे आप खड़े हैं, आप उस जहां से खड़े होकर कोई चीज को देख रहे हैं और वो क्या वहां से वो किस तरीके से नजर आ रही, एग्जैक्टली वही व्यू होता है। अगर हम किसी भी टेढ़ी चीज को, अगर हम इस मोबाइल को कुछ इस तरीके से टिल्ट कर दें और अगर हम कहें कि हम देख रहे हैं, तो हमको क्या कुछ इस तरीके से नजर आएगा, हमारे पास व्यू कुछ साइड से इस डायगोनल में नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरे अपोजिट एंड पे खड़ा होके जाएगा, उसको यही चीज एकदम स्ट्रेट खड़ा होके जाएगा, तो उसका व्यू उसको कुछ और नजर आएगा। हमको इधर से नजर आ रहा है तो हमको इधर से भी नजर आ रहा है और ये टिल्टेड व्यू भी नजर आ रहा है। लेकिन जो हमारे फ्रंट पे खड़ा होकर इसको देखेगा तो उसको ये व्यू इधर नजर आएगा, ये और ये टिल्टेड व्यू नजर आएगा। सो अलग अलग एंगल से किसी भी चीज को देखना, वो उसके व्यूज कहलाता है। अब उन व्यू में ही आपका आता है टॉप व्यू, एलिवेशंस एंड आइसोमेट्रिक व्यू। टॉप व्यू आपका वो होता है जब आप किसी भी चीज को ऊपर से देख रहे होते हैं। टॉप व्यू आपका वो व्यू है जब आप किसी भी चीज को ऊपर से देख रहे हैं, यानी हम लोग जब छत पे खड़े हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम छत पे अपने टेरेस पे खड़े हैं, अगर हम टेरेस पे खड़े होकर किसी भी चीज को देखेंगे नीचे की तरफ, अगर हम टेरेस पे खड़े हैं और अगर हम कार को देखते हैं तो हमें कार का क्या नजर आता है, सिर्फ छत ही तो नजर आती है, हमें स्टीयरिंग तो नजर नहीं आ रहा होता है ना। अगर नजर भी आएगा तो बहुत ही हल्का सा नजर आएगा, हमको हर चीज क्या उसका हेड नजर आ रहा होगा। सो टॉप व्यू क्या है, जब आप किसी भी चीज को आप अपने ऊपर से देख रहे हो, यानी अगर हम यहां से खड़े होकर कोई भी चीज को नीचे देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, अपर सरफेस ही तो नजर आएगी। तो हमें इसमें कौन सी सरफेस शो होके जाती है, अपर सरफेस। ठीक, देन इसके बाद हम बात करते हैं एलिवेशन की। एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन होता है हम किसी भी चीज को सामने से देख रहे हैं, यानी अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम खड़े होकर किसी भी वॉल को देख रहे हैं या कोई भी चीज देख रहे हैं, एक घड़ी को भी आप देख रहे हो, वॉल क्लॉक को देख रहे हो, या कोई भी XYZ कोई भी चीज ले लीजिए, टेबल को ले लीजिए, जहां पे भी हाइट के साथ साथ लेंथ या विड्थ कुछ भी ऐसा कुछ डिफाइन होके जा रहा है, या आपको कोई भी चीज इस तरीके से नजर आ रही है कि जहां पे वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजिशन पे है, सिंपली से दैट कि कोई भी चीज स्टैंडिंग पोजीशन पे आपको नजर आ रही है, आप जब खड़े खड़े अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसको देख रहे हैं, सो वो आपका क्या कहलाता है, एलिवेशंस कहलाते हैं। एलिवेशन आपका क्या होता है, जिस भी आप व्यू को देख रहे हैं वो व्यू आपको बिल्कुल सामने से नजर आए। ठीक, सो आपकी फ्रंट सरफेस जो होती है, ये सारी आपकी क्या कहलाती है, एलिवेशंस कहलाते हैं। ठीक, देन इसकी बात करते हैं हम बात आइसोमेट्रिक की। आइसोमेट्रिक व्यू आपका क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू आपका वो व्यू होता है जिसमें आप एग्जैक्ट ड्राइंग्स को देखते हैं, यानी किसी भी चीज को हमने पेपर पे बनाया, पेपर पे बनाने के बाद हमने उसको एक
किसी भी जो उसका एक्सपर्ट है, अगर हम किसी फर्नीचर की बात करें या हम किसी भी मोटर के पार्ट की बात करें, इंजीनियर्स हैं तो हम अगर किसी भी गाड़ी के पार्ट की बात करें, एक नॉर्मल हम एक पिस्टन की बात करते हैं, एक नट बोल्ट की बात करते हैं। नट बोल्ट की अगर हम बात करें तो नट बोल्ट को हमने पेपर पे बनाया, वो पेपर पे बना के हमने बताया कि नट बोल्ट कुछ इस तरीके से बन के जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नट बोल्ट हमने ऊपर से देखा है, एक हेक्सागन की तरह हमें नट बोल्ट नजर आ रहा है, बीच में कुछ ऐसा सर्कल है, ठीक। ये आपका क्या कहला रहा है, टॉप व्यू, यानी ये टॉप में नजर आ रहा है, ठीक। अब ये क्या कहला रहा है आपका, ठीक। आपने इसको साइड से देखा, कुछ इस तरीके से नट बोल्ट नजर आ रहा है आपको। ये टॉप व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया। अब अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक व्यू की, सो आइसोमेट्रिक व्यू में हमें किस तरीके से नजर आएगा, ये कुछ आपको इस तरीके से नजर आके जाएगा, ठीक। तो आप जो है ना एक किसी भी चीज का टॉप व्यू, एलिवेशंस एंड आइसोमेट्रिक व्यूज, आइसोमेट्रिक व्यू आपका वो होता है जो 30 डिग्री एंगल पे बनता है। टॉप व्यू आप देखिए, टॉप व्यू में क्या डिफाइन होता है, लेंथ डिफाइन होती है, लेंथ एंड विड्थ, सिर्फ ये दो डायमेंशंस आपको शो होके जाएंगी। एलिवेशंस में आपको क्या शो होके जाएगा, लेंथ या विड्थ में से एक चीज, इसीलिए लेंथ ऑब्लिक विड्थ किया गया है, ठीक। एंड क्या शो होके जाएगा आपको, इसमें शो होके जाती है हाइट। हाइट इसका कॉमन फैक्टर है एलिवेशन का। जब हम आइसोमेट्रिक व्यू की बात करते हैं तो हमें आइसोमेट्रिक व्यू में क्या शो होता है, लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों चीजें शो होती हैं और ये ड्राइंग आपकी बनती है 30 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे बनती है। सो लेंथ और विड्थ की बात अगर हम करते हैं तो ये लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजों को लेता है और 30 डिग्री एंगल पे बनती है ड्राइंग। इसीलिए ये ड्राइंग आपकी जो है एज कंपेयर एज टू रियल होती है, यानी जो ड्राइंग आप एक्चुअल में बना रहे होते हैं वैसी ही होती है। यानी अगर हमने एक स्क्रू या गियर का पार्ट बनाया है, गियर बनाया है, तो गियर को जो हमने रेडियस है, अगर सर्कल में है तो उसका रेडियस होकर जाएगा, तो रेडियस हमने दिखाया, रेडियस के थ्रू उसके टूथ बताए। एलिवेशंस को हमने बनाया तो एलिवेशन में क्या बन के गया, वो जो आपका गियर है उसकी थिकनेस बन के जाएगी। थिकनेस वहां पे यूज, थिकनेस वर्ड वहां पे यूज होके जाता है जहां पे आप थिकनेस वर्ड आपका वहां यूज होके जाएगा जहां पे आपने क्या किया हुआ है कि रेडियस को यूज किया है। यानी रेडियस को यूज किया, जहां पे आप सर्कल को यूज कर रहे हैं वहां पे आपका क्या यूज होके जाएगा, थिकनेस यूज होके जाएगी। सो थिकनेस को हमें बनाने के लिए क्या करना रहता है, रेडियस को यूज करना रहता है, यानी सर्कल को बनाना रहता है। देन इसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपका आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या आता है आपका, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, और वो 30 डिग्री एंगल पे बन के जाता है, ठीक है। सो टॉप व्यू, एलिवेशन एंड आइसोमेट्रिक व्यू, ये तीनों व्यूज जो होते हैं वो आप इजीली बना सकते हैं, चाहे वो आप सिस्टम पे बनाएं, अगर आपको उसके नॉब्स पता है, चाहे वो आप सिस्टम पे बनाएं, चाहे आप बनाएं शीट पे। शीट पे, मैनुअल शीट पे बनाने से क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स क्लियर होने लगते हैं और देन आप सिस्टम पे बहुत इजीली बना लेते हैं, ठीक। सो ये आपका पार्ट था जो आपको बताता है एक इंट्रोडक्शन में कि ऑटोकैड होता क्या है। उस ऑटोकैड का फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ये रहा आपका ऑटोकैड का फुल फॉर्म, ठीक है।
देन यूज बाय आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स, ये 3 लोग यूज करते हैं। ऑटोकैड क्या क्या चीज बनाने के लिए यूज होता है? टॉप व्यू, एलिवेशंस एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। ठीक, बेसिकली ऑटोकैड किस चीज को सपोर्ट करता है? 2D एंड 2D फॉर्मेट्स को। लॉन्च किसने किया था? 1982 में ऑटोडेस्क कंपनी ने। सो ये बेसिक कीवर्ड्स हैं जिसको अंडरलाइन मैंने किया है ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि किस किस चीज को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कब कब यूज करते हैं। सो ऑटोकैड आपका 2D 3D फॉर्मेट दोनों को यूज करता है। ऑटोडेस्क कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया था 1982 में, और जो 1982 में लॉन्च होके गया था वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में होके गया था। यूएस बेस थी तो पहले यूरोप में कि सक्सेसफुल है नहीं है तो कैसा है, एक्सपेंसिव था तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत ही लिमिटेड यूज होके जाता था। ठीक, ऑटोकैड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। देन आपका आता है ऑटोकैड इज यूज बाय, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को यूज कौन कौन लोग करते हैं? तो आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स। सो देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ऑटोकैड में क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं टॉप व्यू, एलिवेशंस एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमने इसमें बताया कि आपको ये 2D और 3D फॉर्मेट पे यूज होके जाता है। तो अब 2D शेप्स, 2D होता क्या है? हम बात कर रहे थे उसमें हमने सारे उसमें, तो 2D होता क्या है? 2D क्या होता है? 2D शेप्स होते हैं, जैसे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है और आपका सर्कल है, ट्रोपोजॉइड है, ये सारे क्या आते हैं? आपके 2D शेप्स होते हैं। सो 2D शेप्स वो शेप्स होते हैं जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड विड्थ की बात करते हैं। 2D शेप्स में सिर्फ लेंथ और विड्थ ये यूज होके जाता है। 2D शेप्स हम जहां पे 2D शेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक, सो 2D शेप को समझने के लिए लेंथ और विड्थ, अगर आपका सर्कल बना है तो वहां पे क्या यूज होके जाएगा? रेडियस, रेडियस ऑब्लिक डाया, या तो त्रिज्या यूज होके जाएगी या तो व्यास यूज होके जाएगा। रेडियस का मतलब त्रिज्या, डायमीटर का मतलब व्यास। ओके, सो 2D और 3D शेप्स होते क्या है? 2D शेप्स वो शेप्स होते हैं जिसमें लेंथ और विड्थ की बात हम कर रहे हो। चाहे वो हम एक नॉर्मल पेपर ले लें, अगर हम एक नॉर्मल एक A4 साइज का पेपर लेते हैं, उसको हम देखते हैं तो वो कौन सा शेप है? वो 2D शेप है, उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ शो हो रही है। जो हमारी रजिस्टर के पेजेस होते हैं या हमारी कॉपी के पेजेस होते हैं वो सारे क्या हैं? आपकी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वो आपकी सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो 2D ऑब्जेक्ट है, उस 2D पे हम काम करते हैं। उस 2D पे हम कुछ भी बना सकते हैं, वो बात अलग हो गई है, लेकिन वो जो पेपर है या वो जो चीज़ है वो क्या है? वो 2D है, जिसमें सिर्फ लेंथ एंड विड्थ शो होके जा रही है। ओके, देन इसके बाद 2D शेप के बाद कौन सा शेप आता है आपका? 3D शेप आता है। 2D एंड 3D शेप्स। 2D शेप आप समझ चुके हैं कि 2D शेप क्या होते हैं? 2D शेप वो शेप्स होते हैं जहां पे लेंथ और विड्थ को हम डिफाइन करते हैं। 3D शेप क्या होता है? 3D शेप्स आपके वो शेप्स होते हैं जहां पे वो जो 2D ऑब्जेक्ट है, यानी 2D पेपर जो है या 2D जो भी आपने चीज बनाई है 2D में, वो 2D को जहां पे भी हम 3D की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम वहां पे हाइट की बात कर रहे होंगे, या हम उसकी स्फेयर में है तो थिकनेस की बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसी बात कर रहे होंगे। हमने अभी 2D की बात करी थी, 2D में हमने एक पेपर को दिखाया, एक बॉक्स को दिखाया। 2D में क्या है? अगर देखें हम इसकी बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, आपका ये क्यूब बना हुआ है, ठीक, ये क्यूब बना हुआ है। अगर हम इसकी 2D की बात करें तो ये 2D पे क्या होगा? एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर होगा, ठीक, एक स्क्वायर है, ये आपका क्या है? 2D है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड विड्थ आपको शो हो रही है, यानी कहीं पे भी लंबाई और चौड़ाई आपको बताई जा रही है, वो आपका क्या कहलाता है? 2D कहलाता है। जैसे ही आप इस 2D में जहां पे भी आप कुछ थिकनेस या हाइट देने लगते हैं तो वो आपको क्या कहलाता है? आपका 3D कहलाता है। यानी एक हमने स्क्वायर लिया, उस स्क्वायर को हमने बनाया, प्रॉपरली उसको कट किया, उसमें थिकनेस दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्यूब में कन्वर्ट हो गया। क्यूब यानी उसमें आपको पूरी, जैसे हम लोग क्या बात करें, लूडो की डाइस की बात करें, लूडो की डाइस क्या है? क्यूब शेप में है। वो क्यूब शेप क्या है? वो आपका एक डाइस का एक क्यूब शेप है, लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? 3D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट सारी चीजें शो हो गई।
अगर हम नॉर्मल उसको पेपर पे बनाते हैं, पेपर पे अगर हम एक डिजाइन करने से पहले जो हम बना रहे हैं, तो उसमें हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल शेप बनाया, उस रेक्टेंगल के शेप्स के अलग अलग पार्ट बनाए, अलग अलग पार्ट में क्या बनाया कि हमने डिफाइन किया कि एक तरफ 1 डॉट होगा, 2 होगा, 3 होगा, जैसे नॉर्मल एक डाइस में होते हैं, उस तरह की चीज को हमने डिफाइन किया। बात करिए अगर आप एक पेंसिल की बात करिए, एक पेन की बात करिए, तो अगर हम बनाएंगे पेपर पे बनाएंगे तो क्या होगा, सीधी लाइन ही तो बन के जाएंगी, ऐसे ही तो बन के जाएगा, ये ऐसे ही तो बन के जाएगा। अगर हम एक बात कर दें पेंसिल की, ठीक है, कुछ पेंसिल आपकी ऐसे ही तो बन के जाएगी, ये क्या है 2D है, ठीक, ऐसे ही तो हम बना के बताएंगे, लेकिन हम एक्चुअल में जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन के जाएगी वो। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगी वो, ऐसे बन के जाएगी, निडल इसकी ये गई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक पार्ट शो होके जा रहा है, इधर सामने से शो होके जा रहा है, ये पूरा सिलेंड्रिकल शो होके जा रहा है। सो 2D और 3D में अंतर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जहां पे भी बात बना रहे हैं कोई चीज, तो बनाने के लिए उसको एग्जैक्ट शेप में देना, एग्जैक्टली किस तरीके से वो वर्क करेगा, वो आपका 3D कहलाता। तो बेसिकली अंतर क्या है 2D में, 2D में सिर्फ लेंथ और विड्थ शो होके जाती है, यानी लंबाई शो होके जाएगी, चौड़ाई शो होके जाएगी। अगर हम सर्कल बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका रेडियस या डायमीटर शो होके जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जब 3D में कन्वर्ट करते हैं तो किस पे जाएगी, 3D जैसे ही कन्वर्जन पे आएगा, तो अगर हम एक बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स किस में, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर हमारा किस में कन्वर्ट होके जाएगा, क्यूब में कन्वर्ट होके जाएगा। अगर आप रेक्टेंगल भी ले रहे हैं तो रेक्टेंगल भी आपका क्यूब में ना कन्वर्ट होकर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल हमेशा बॉक्स में कन्वर्ट होता है, आपका स्क्वायर जो है वो हमेशा क्यूब में कन्वर्ट होकर जाता है, क्योंकि उसमें क्यूब में आपकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीजें सेम होती हैं। बट जब आप बॉक्स बनाते हैं, जो रेक्टेंगल के थ्रू बनाते हैं, उसमें लेंथ भी अलग हो सकती है, विड्थ भी अलग हो सकती है और हाइट भी अलग हो सकती है, बट हाइट होगी जरूर, ठीक। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, जैसे हमने बात करा था सर्कल का। सर्कल देखो सिलेंड्रिकल या स्फीयर में चला जा रहा है, जो सर्कल है वो आपका स्फीयर में कन्वर्ट हुआ। स्फीयर का मतलब क्या हुआ जाके, या तो आपने फुटबॉल देखी है, ठीक, अब फुटबॉल बेसिकली हम देखते हैं तो वो गोल नजर आती है। अब वो गोल नजर आने का मतलब क्या हुआ, अब उसको सर्कल लेके तो हमने बनाया नहीं। अब उसमें क्या होता है, जब उसमें आपने उसको उस तरीके से कटिंग करी, वो उसको इस तरीके से जो जिस भी फैब्रिक पे बनी हुई, लेदर पे बनी हुई, उस पर उस तरीके से प्रॉपर कटिंग हुई, कटिंग होने के बाद उसको में स्टिचेस के थ्रू सिला गया है, उसको स्टिचिंग हुई है प्रॉपर, और उसमें एक पार्ट दे दिया जाता है जिसमें आप उसके पंप के थ्रू उसमें उसमें गैस को फिल करते हैं। जैसे फिल करते हैं तो वो आपको राउंड शेप में नजर आने लगती है, कि स्फीयर शेप में नजर आने लगती है। वो क्या है आपका, वो जितनी बड़ी आपकी बॉल आपने उस लेदर को कट करके बनाया है, वो उसका क्या है, पूरा एरिया डिफाइन कर रहा है। एक आप उसको सरकमफेरेंस डिफाइन कर रहा है। सरकमफेरेंस वो होता है कि सरकमफेरेंस वर्ड जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सर्कल से रिलेटेड, यानी जहां पे रेडियस है वहां पे यूज होकर जाता है, कि वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। या हम किसी चीज को रख रहे हैं सर्कुलर मॉडल पे, तो वो उसको जब रख रहे हैं तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है, वो आपका कहलाता है सरकमफेरेंस। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में बात करें, क्यूब में बात करें, तो वो एरिया बताता है कि इतना एरिया कवर कर रहा है। बट जब सर्कल की बात होती है, सर्कल से बना हुआ स्फीयर होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सरकमफेरेंस कहलाता है। सो सरकमफेरेंस कितना कवर कर रहा है वो आपका कहलाता है। तो एक सर्कल जो है वो आपका स्फीयर में भी कन्वर्ट हो सकता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप में कन्वर्ट हो सकता है, या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आप जो भी बनाना चाहें, जैसे ड्रम्स हैं, ये सारी चीजें, वो सारी आपकी किस में चली जाएंगी। उसके लिए आपको हमेशा रेडियस की जरूरत होगी और हाइट की जरूरत होगी। वो आपका पार्ट क्या कहलाता है, 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें, जैसे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हमने जैसे बनाया, सो ट्राइंगल बेसिकली किस में कन्वर्ट होकर चला जाएगा, पिरामिड में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। या नॉर्मल हम बात करें कि ट्राइंगल हमने बनाया, सो आपने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, बच्चों की बर्थडे कैप्स, वो क्या एक ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये 2D है, और अगर हम इसकी बात करें तो वो इस तरीके से कुछ 3D में नजर आएगा आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके से 3D में नजर आएगा आपको कि एक ट्राइंगल है, या तो वो कैप में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपका पिरामिड है, या आप कुछ प्रिज्म बनाना चाहते हैं। 10th में मेरे ख्याल से 10th के स्टूडेंट हैं या जो भी हैं,
सबने प्रिज्म का एक प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, 10th में 12th में आता है प्रैक्टिकल, या प्रिज्म के बारे में, उसमें रेज अगर आप सन रेज को डाल रहे हैं तो वो कैसे उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी पढ़ी होंगी। एक लाइट सन रेज, एक वाइट लाइट जब जाती है तो आप देखते हो ना लाइट कैसे डिस्पर्स होती है, कैसे एक अलग अलग वैल्यूज पे कट होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी डिस्पर्शन के थ्रू होती हैं। तो वो सारा चीज़ क्या है, अगर ट्रायंगुलर बात करें, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट में आपका उसके थ्रू आप कैप्स बना सकते हो, प्रिज्म बना सकते हो, या कोई भी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट जिसको आप शेप देना चाहें वो आप बना सकते हैं। सो वो जो शेप्स बन के आएगा वो आपका कहलाएगा 3D शेप्स कहलाएगा। 2D में आपका हाइट एंड विड्थ रहता है, 3D में आपका अगर सर्कुलर पार्ट है तो सरकमफेरेंस को भी लेके चलेगा, डायमीटर को लेके चलेगा, या फिर आप डायमीटर के साथ साथ आप उसकी रेडियस की बात कर सकते हैं, और प्लस हाइट की बात होती है, वो आपके कहलाते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होता चल रहा होगा, ठीक। देन आता है हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन हम जान चुके थे, हिस्ट्री क्या है। ऑटोकैड जो है डेवलप हुआ था ऑटोडेस्क कंपनी से। अब अभी तक हमको ये पता था कि हमको ऑटोकैड मिला कहाँ पे। ऑटोकैड हमको ऑटोडेस्क कंपनी के थ्रू मिला, अमेरिका से मिला, यूएस बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पे आया वो। वर्ल्ड में जो लॉन्च हुआ था वो 82 में हो गया था, लेकिन जैसे ही हम इंडिया में आया है तब हमारे लिए यूजफुल। और इंडिया में कब आया है, 1988 में आया है। जब 88 में आया है तो इसके वर्जन्स अलग अलग थे। अभी हम लोग 2002, 1, 2, 3, 4 इस सब की बात करते हैं, बट जब आपका ऑटोकैड लॉन्च होके 88 में आया था तब इसके वर्जन्स क्या थे, R1 है, फिर थोड़ा अपग्रेड हुआ तो वो R2 हो गया, देन अपग्रेड हुआ R3, अनदर अपग्रेडेशन R4, मतलब सो ऑन। ये 299 तक ऐसा चला है कि वो जैसे जैसे अपग्रेड होता जा रहा था वैसे वैसे वो R1, R2, R3, R4 कुछ इस तरीके से चल रहा था, ना कि वो 19 जैसे अभी हम लोग 2017 वर्जन, 18 वर्जन, कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। उस टाइम पे जो बातें होती थी कि वो हम ऑटोकैड की तो वर्जन्स की बात होती थी, तो वो R1, R2, R3, R4 के अकॉर्डिंगली होती थी, ठीक। देन in 2000 Autodesk launched a version of AutoCAD 2000, after that 2001, 2002, जैसे ही 2000 आया, जैसे ही हमारा 2YK मतलब YK पे हम लोग था, इसमें अलग सेंचुरी में आए। सो नेक्स्ट सेंचुरी में जैसे ही हम 21 सेंचुरी में आए, सो वो सेंचुरीज के अकॉर्डिंगली वो R1, R2, R3, R4 को उन्होंने वहीं पे स्टॉप किया। देन जो वर्जन्स आने लगे उनके नाम होने लगे आफ्टर 2000 के बाद 2001, 2, 3, 4, हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशंस होके वो आपको वो अपडेट करके एक लॉन्च करते हैं। उस लॉन्चिंग के थ्रू क्या होता है, आप उस लॉन्चिंग को लेते हो और लॉन्चिंग के थ्रू ये होता है कि इसमें कुछ ना कुछ एक अपडेटेड चीज़ें मिलती रहती हैं आपको। जैसे आप हम लोग एंड्रॉयड वर्जन की बात करें या हम मोबाइल की बात करें, हर टाइम हमारे पास क्या होता है कि एक नया वर्जन आ जाता है। आप कोई भी मोबाइल लीजिए, कुछ टाइम बाद उससे अपडेटेड चीज़ें आ जाती हैं। अपडेटेड चीज़ है, उसमें अपडेट हुआ है तो अपडेट होने के बाद नई चीज़ भी उसमें ऐड ऑन होके जाएगी। लेकिन अब हर टाइम तो हम ये काम कर नहीं सकते कि हम उस चीज़ को बराबर से नया लेते रहें या कुछ करते रहें। उसी तरीके से ऑटोकैड में क्या है कि ऑटोकैड में आपको एक अपडेट का ऑप्शंस दिया होता है। ऑप्शन के थ्रू आप अपडेट भी कर सकते हैं या उस ऑटोकैड को हटा के आप अपडेटेड वर्जन ले सकते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप स्टूडेंट जितने भी हैं वो ऑटोडेस्क की साइट है, एक ऑटोडेस्क की साइट पे जाएं, साइट पे जाके अपना ईमेल आईडी रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के बाद उसमें जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रोफेशनली चाहिए या स्टूडेंट है आपको पढ़ने के लिए चाहिए, तो जब जैसे ही आप उसमें बताएंगे स्टूडेंट हैं हमको पढ़ने के लिए चाहिए, क्लिक करेंगे उस पर वी आर स्टूडेंट, तो जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आपको वो 3 साल के लिए एक सॉफ्टवेयर विदाउट एनी कॉस्ट, दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराते हैं सॉफ्टवेयर। आप उन्हीं की साइट से डाउनलोड करिए, उस पर काम करिए। वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। 3 साल के लिए वैलिड इसलिए रहता है कि आप कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं, सो वो कम से कम 3 to 4 ईयर्स के लिए चलती है। बीटेक भी अगर स्टूडेंट करता है तो बीटेक सेकेंड ईयर से आपका ऑटोकैड स्टार्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए वो आपको ज़रूरी होता है। आर्किटेक्ट्स के लिए भी यही होता है कि उनका सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है ऑटोकैड।
सो उनको भी ज़रूरी होता है, तो वो नेक्स्ट 3 ईयर तक उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। यही चीज़ डिप्लोमा के साथ है कि डिप्लोमा में भी आपका फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल। सो इसलिए उन्होंने ड्यूरेशन स्टूडेंट के लिए 3 ईयर्स कर रखी है। तो आप लोग ऑटोडेस्क की साइट पर जाके अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करिए, उसमें ऑप्शन क्लिक करिए कि यू आर स्टूडेंट, देन आप वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। बाकी यूज़ कैसे होके जाएगा वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में बता ही रहे हैं।